हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स के। देखो ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के। अब हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से नाइटमेयर होते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन हमें बहुत सिमिलर लगते हैं ना। तो क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को भी मैं बताने वाली हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज कवर किए जाते हैं। नॉट जस्ट सीबीएसई, वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। और कौन कौन से बोर्ड्स को कवर करते हैं? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड and MP board. So everything will be provided to you students. So without any further ado, like, share and subscribe आप कर दीजिए चैनल को। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं। फाइन, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना कैसे सॉल्व है। राइट, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी डन, होपफुली उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी स्टूडेंट्स तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सभी के पास आ चुका है। Which of these is not a property of indifference curve? हमने इनडिफरेंस कर्व को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा एक सेशन हमने उस पर डिनोट किया है जहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। और मैंने तभी स्टार मार्क कराया था कि भाई प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बिकॉज या तो एमसीक्यू में आ जाता है या शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है। यानी इनडिफरेंस कर्व तो कहीं गया ही नहीं है आपके पेपर से, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसको आना ही है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस पढ़ के हमारे दिमाग में चीजें याद आ जाती हैं जो मैं वैसे याद नहीं रहती। तो इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ओके, इनडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। थोड़ा सोचिए सही है कि नहीं। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें भले ही नहीं आता, अगर तुमने इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बनाना सीखा है, उसका कर्व बनाना सीखा है, तो भी ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। कैसे बनता है इंडिफरेंस कर्व का? जस्ट अ सेकेंड। रिमेंबर, कुछ इस तरीके से हमने सीखा था कि भाई इंडिफरेंस मैप कैसे बनता है। तो ये क्या है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? What is the shape of this curve? तो मैंने हमेशा याद रखने का तरीका आपको ये बताया है स्टूडेंट्स कि कॉनकेव में कैसे बनाते हैं, हम गुफा बनाते हैं ना, केव। तो कॉनकेव हमेशा ऐसा होता है और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे तो अपोजिट है ना, तो क्या सेकंड वाला पॉइंट मेरा सही है? एक बार फिर से पढ़िए उसको। व्हाट इज द क्वेश्चन? कि प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी। राइट, तो कौन कौन सी नहीं है? सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव, नहीं, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछ रहे नॉट है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी प्रॉपर्टी है। एंड हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, भी एक प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, विच इज माई करेक्ट आंसर? आंसर नंबर बी, जो कि गलत प्रॉपर्टी है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। बिकॉज इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ना कि कॉनकेव। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर, समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो अभी हमने पढ़ा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है ना। पर क्यों? तो हर चीज का ना आपको रीजन पता होना जरूरी है, मतलब एक एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, उस लाइन से पूरा एमसीक्यू बन गया। ओके, इंक्रीजिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस, लॉ ऑफ डीएमयू एंड लॉ ऑफ की मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत सिलेबस भी देखा होगा ना, अगर सेशंस भी देखेंगे तो उसको पता है कि भाई ये दोनों चीजें हमने बाद में पढ़ी हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। तो डिमिनिशिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा? इट इज गोइंग टू बी डिमिनिशिंग। आपको बता दूं कि अभी तक हम जितना ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो चैप्टर नंबर 1 में जब हमने पीपीसी पढ़ा था तब हमने पढ़ा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिर्फ वही इंक्रीज हो रही थी, बाकी जितना भी तक हमने पढ़ा ना सब डिक्रीज ही हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS is what is marginal rate of substitution. Got it? तो आंसर नंबर 2, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये वाली लाइन हम पढ़ते ही नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं, इज नॉट मतलब नहीं है प्रॉपर्टी। फाइन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड वाले का मैं स्क्रीनशॉट आपको देती हूँ। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी विद आंसर। दिस इज द आंसर। डन, ग्रेट।
चलिए भाई, द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी पूछा है। क्या था, हमने बहुत बार पढ़ा है इसको। अब इसमें से आपको पता लगाना कि कौन सा सही है। तो हमने पढ़ा था भाई कि MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। एक तो ये पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है MUX डिवाइडेड बाय MUY इज इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY। दोनों ही केसेस हमने पढ़े हैं। इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि एब्सोल्युटली करेक्ट है? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आंसर नंबर 1 इज करेक्ट? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, बात करें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, तो हम किससे कवर करते हैं स्टूडेंट्स? हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ रुपीस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, प्राइस के साथ देखते हैं। सो दैट इज वाई अगर इन केस ऑफ टू कमोडिटीज है, अगर सिंगल कमोडिटी होता है तो क्या होता है, तब हमारा क्या फंक्शन रहता है? MUX इज इक्वल्स टू PX, ये कंडीशन रहता है। और सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि MU उसके बाद गिरना चाहिए, राइट? वैसे ही जब मैं इसकी बात कर रही हूं आपके लिए, जो आपका रहने वाला है टू कमोडिटी के केस में, तो दो केस हो गए, तो उसमें x और y दोनों रहने वाला है। सो दैट इज वाई मैं बोल सकती हूँ ना कि MUX डिवाइडेड बाय MUY इज इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY। तो उसी को फिर से लिखने का तरीका ऐसा भी होता है। तो दैट इज वाई दिस इज योर राइट आंसर। इसका क्या लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी है ये, ठीक है, और ये आपका टू कमोडिटी। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डन, क्लियर? देखो आपको ना क्वेश्चन को, MCQ वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये हमारे फ्री वाले मार्क्स से रहते हैं। फ्री वाले क्यों? क्योंकि अगर हमें आता है तो बस टिक करो, आगे बढ़ो, बहुत जल्दी इन सेकंड्स हो जाता है। सो दैट इज वाई आपको बहुत जरूरी है कि इसमें हम गलती ना करें। क्या होता है, हमें आदत होती है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देने की, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। कई बार बोलते हैं व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट वर्ड हम देखते ही नहीं है। सो दैट इज वाई आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, तो आपको देखना रहेगा ये सारी चीजें कि एक एक सेंटेंस को हम बहुत ज्यादा प्रॉपरली स्टडी करें। फाइन, clear? Shall we move forward then? Okay. Question number 4, students. When we add up utility derived from consumption of all the units of the commodities, we get. अब देखो अगेन ये कैसा क्वेश्चन हो गया, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। अगर मुझे ये सारे टर्मिनोलॉजी पता भी नहीं है कि इनिशियल क्या है, टोटल क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, TU MU MU कुछ नहीं पता मुझे, मैं सिर्फ क्वेश्चन को फिर से पढ़ रही हूँ, ठीक है? When we add up utility derived from consumption of all the units, ठीक है, एड अप, दो वर्ड्स देखो यहाँ पे, एक हो रहा है एड अप, राइट, एंड अनदर वन इज ऑल द यूनिट्स। फाइन, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ टोटल की बात हो रही है कि एड अप करना है, सम अप करना है, सबको इंक्लूड करना है। तो अगर मुझे भले ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ अपने कॉमन सेंस से कर सकती हूँ कि भाई ये भैया टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है ना? सो दैट इज वाई यू हैव टू प्ले स्मार्ट। कि कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिमाग की बत्ती जल जाती है हमारी, हमें लगता है कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन का आंसर पॉसिबली हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी इज द आंसर। ओके, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, दिस इज द ट्रिक। ओके, दैट इज टू गो थ्रू द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 times बिफोर अटेंटिव, ताकि हमें पता चले कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। डन, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज TU डिराइव्ड? ये क्या है, फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे। फॉर्मूला हम बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, उसके प्रैक्टिकल्स करे, TU MA के बीच में रिलेशनशिप निकाला, और मैंने स्टार मार्क कराया था। तो जिनने स्टार मार्क किया और जिनने रिवीजन किया है उनको पता है जी कि क्या है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, TU को निकालने के 2 फॉर्मूलास होते हैं। एक तो हमने क्या बोला कि जितने भी सम है, सम ऑफ ऑल, राइट? एक हमें यहाँ पे गिवन है कि TU को हम क्या बोलते हैं, और TU को हम सम ऑफ ऑल को ही क्या लिखते हैं कि यूनिटी 1, यूनिटी 2, यूनिट 4 सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ बोथ आर इंक्लूडेड, तो दोनों ही करेक्ट है, मीन्स बोथ A एंड B आर करेक्ट। हाँ, कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, हाँ ये वाला फॉर्मूला ना यही करेक्ट है। क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा कि कई बार ना सब ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ,
और जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन ना चारों ऑप्शंस देख लिया करो कि भाई 2 की बात हो रही तो मतलब आपको फिर से एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है। गॉट इट? क्लियर? तो बोथ आर, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर द फॉर्मूलाज ऑफ TU कैलकुलेशन। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 6, what happens to marginal utility? MU stands for marginal utility and total utility is maximum। जब मैंने पूरा आपको पढ़ाया है TU और MU के बीच में रिलेशनशिप, मैंने बोला था इससे MCQ बनता ही बनता है। क्या बनता है, कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है, कैसे ग्राफ बनता है, मुझे ये बता दो दोनों का। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ये उल्टा T है, ये जो मैक्सिमम होगा ये TU हो जाएगा, सो TU इज मैक्सिमम। इसी के धीरे धीरे आपको बस नीचे आना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से कट करना है, ये MU हो जाएगा, और इस वाले MU पे क्या होता है, MU 0 होता है। तो मैं बोल सकती हूँ ना, सो व्हेनेवर TU इज मैक्सिमम MU इज 0, दिस इज द राइट आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और ये ग्राफ भी अपने साइड में आप चुपचाप से एक छोटी सी पेंसिल से बना लो, ताकि आपको पता चलता रहे कि वाई ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंसेस याद नहीं रहते, ग्राफ्स लेकिन याद रह जाते, पैराग्राफ्स याद नहीं रहते लेकिन स्केड्यूल याद रह जाता है। सो दैट इज वाई जितना आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा, मतलब आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो मुझे ग्राफ याद है तो मुझसे ये वाला क्वेश्चन बन गया। गॉट इट? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, साथ में ग्राफ भी बनाना है। ओके डन? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। नाउ an indifference curve always slopes downwards from left to right, slopes upwards from left to right, is parallel to the y-axis और is parallel to the x-axis। एक बार सोचिए, अभी जब मैं बना रही थी, जब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 करा रही थी, मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो अगर वो ग्राफ भी अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। हम ऐसे तो बनाते नहीं है कर्व, है ना, ऐसे नहीं बनाते हम कर्व, हमेशा हम कर्व कैसे बनाते हैं, ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहां पे गॉट इट? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इन द केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन, ओके, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। चलो मुझे पता है रुपीस वाला तो आप एक बार को कंसीडर नहीं करोगे, आई होपफुली आई नो दैट। रैंक्स और यूटिल्स में हो सकता है कंफ्यूजन। अगर किसी ने ऑर्डिनल और कार्डिनल के बीच में डिफरेंस नहीं पढ़ा है, उसके लिए दोनों बहुत रिलेटेबल हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में, कि कार्डिनल वाला जो होता है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स करता है और रैंक्स होता है आपका ऑर्डिनल। ठीक है, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसमें ये वाला भी आंसर लिख दिया है, लेकिन कार्डिनल का क्या होगा, हमेशा यूटिल्स रहने वाला है। ठीक है, हम लोग यूटिलिटी को जो मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स। तो ये जो यूटिल्स है वो कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच है, ऑर्डिनल का नहीं। ऑर्डिनल में हम लोग रैंकिंग वाइज करते हैं, जैसे कि इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। क्लियर? अभी तक के एमसीक्यू कैसे लग रहे हैं मुझे बताओ। 8 में से किसके अभी तक 8 आए हैं, या एक आध क्वेश्चन में आप फंसे हो? अगर 5 के ऊपर अगर आपके नंबर आए अभी तक तो गुड, अच्छा कर रहे हैं आप सभी। अगर कम है मतलब थोड़ी मेहनत करने की अभी और जरूरत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए स्टूडेंट्स। एक्साइटेड? समझ आ रहा है कैसे लग रहे हैं एमसीक्यूज? डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छे लग रहे हो तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच लॉ स्टेट्स दैट ओके व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ अ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। मतलब कि किसी भी चीज का कंजम्पशन लगातार बार बार किया जाता है तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है वो गिरती चली जाती है। किसका है ये लॉ? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस लॉ है और बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ DMU, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए और ये डेफिनेशन में एग्जैक्टली ऐसे रटी होनी चाहिए मेरे दिमाग में। पहले समझना है और फिर इसको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। क्लियर? चले आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस MRS स्टैंड्स फॉर, ये तो मक्खन क्वेश्चन हो गया बिकॉज इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो तभी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया था। मैंने जानबूझ के बताया था कि यहाँ पे जब तक हम आते लोगों को याद रहता है कि नहीं रहता, कि अभी भी वो लोग गुल कर देते हैं। क्या होता है भाई? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन है,
यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या मार्जिनल रिटर्न ऑफ सेटिस्फैक्शन है, क्या है, क्या होता है हमारे से? रिटर्न तो होगा नहीं, रेट की बात करते हैं यहाँ पे, किस रेट से कोई भी जो कर्व है बढ़ रहा है घट रहा है उसकी बात हो रही है। तो मुझे लगता है इतना तो कॉमन सेंस लगाया होगा कि रिटर्न वाला नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताओ मुझे, सेटिस्फैक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन है? लिख के बताइए, व्हाट इज इट? इट इज सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी ने ये वाला गलती करी ना इस वाले, इसमें बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन क्या होता है, हम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और हमारा वो मार्क्स भी निकल जाता है। तो वो नहीं करना, हमेशा अटेंटिव रहना है, यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट रहना है। डिलीजेंट मतलब बहुत केयरफुल रहना है। ओके, सो बजट लाइन शोज, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। बजट लाइन शोज possible combination of two goods that a consumer can buy by spending his entire income at a given prices. Okay, मैं एक चीज अंडरलाइन कर रही हूँ, उसका मुझे मतलब ना बाद में बताना, आप अभी नहीं। Possible combination of two goods which cost less than or equal to consumers' money income. Okay, possible combination of two goods among which the consumer is indifferent. अब मुझे बताओ कि ये वाले सेंटेंस में और ये वाले सेंटेंस में कुछ अंतर है क्या? ये दोनों ऑप्शंस में कुछ अंतर है क्या? एक बार सोचिए फिर से। ये दोनों चीजें दो चीजों को डिफाइन कर रही है। इसमें से एक बजट लाइन है, हिंट दे देती हूँ, इसमें से एक बजट लाइन है, ठीक है, और एक हमारे पास है बजट सेट। सेट क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऐसे बंडल्स जिसमें कंज्यूमर कोई चीज खरीदना चाहता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के जो बंडल्स रहते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? बजट सेट। क्या उसमें हम सारी इनकम स्पेंड करते हैं? उसमें वो भी आता है, 0-0 आता है क्या उसमें? तो क्या करना है, अगर मैं बजट लाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है बजट लाइन। ठीक है, मतलब कि उस लाइन पे, मतलब ही हमारा एक तरीके से बजट लाइन, बजट क्या होता है? हमारा हाथ बन जाना, कि एक तरीके से लिमिटेशन हो जाना कि इसके आगे मैं खर्च नहीं कर सकता। सो बजट लाइन होता है कि अगर मैं पूरी इनकम अपनी स्पेंड कर देता हूँ तो इतना मुझे आना चाहिए, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। बजट सेट क्या होता है? इसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस भी आएंगे, तो यानी सारी चीज़ें आएंगी, तो क्या हो जाएगा? बजट सेट। और बजट सेट क्या कहता है कि आपके पास जो मनी है उसमें जितना भी पॉसिबल है, भले आप कुछ भी मत खरीदो या कुछ सामान खरीदो, लेकिन जब मैं बजट लाइन की बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अपना पूरी इनकम एक तरीके से स्पेंड कर रही हूँ, मैं कुछ भी बचा नहीं रही हूँ। तो क्या एंटायर इनकम वाला मेरा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ बजट लाइन? Possible combination of two goods that a consumer can buy by spending his entire income. Entire is the keyword. यहाँ पे क्या था? Possible combination of two goods which cost less than or equal. Less than or equal वाला किसका है आंसर? किसका आंसर है ये? पहले तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, एंटायर इनकम को, और ये है आपका बजट सेट, ये है आपका बजट लाइन। तो अब ना आपको इसका जो डिफरेंस है समझ आएगा। यहाँ पे क्या है? लेस देन और इक्वल। फाइन, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्लियर? डन स्टूडेंट्स, समझ आ रही हैं चीजें? ठीक है, अभी तक कितने सही हो गए? 10 में से 10 आए कि नहीं आए? ठीक है, ये हमारा 11वां क्वेश्चन था, तो 10 में से कितना है ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए भाई, हमारा आता है, अरे ये प्रैक्टिकल कहाँ से आ गया? आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिकल दे देंगे, बोलेंगे सॉल्व करके दिखाओ। सो mu(x) of x is 40 and mu(y) of y is 30. Okay, if the prices of y is 9 and the price of x is at equilibrium, what will be the equilibrium? Okay, तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें? mu(x) कितना दिया है? mu(x) of x is 40 दिया हुआ है, mu(y) जो हमें गिवन है दैट इज 30, और हमें किसी का प्राइस गिवन है कि y का प्राइस गिवन है दैट इज 9। तो हम लोग क्या करते हैं? mu(x) डिवाइडेड बाय mu(y) डिवाइडेड बाय px इज इक्वल्स टू py भी कर सकते हैं, है ना, या इसका अपोजिट वाला जो हम ऑलरेडी पढ़ के हैं वो कर सकते हैं। तो हमें mu(x) कितना गिवन है? 40, mu(y) हमें नहीं पता, mu(y) भी पता है। ओके, y हमारे पास हो गया 9, इसको ऐसे कर दो तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास आई थिंक 12 आएगा। ठीक है, बिकॉज 3 12s are 36। क्लियर?
एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डन। एक बार फिर से बता दूं कैसे किया। देखो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू वाई। ये किसका फॉर्मूला है, जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस केस में निकालते हैं, दो कमोडिटीज के उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो पी एक्स, यहाँ पे लिखो पी वाई। सबसे पहले क्या गिवन है, एम यू एक्स हमें कितना गिवन है, 40। ठीक है, एम यू वाई हमें गिवन है 30 इज इक्वल टू पी एक्स हमें नहीं पता तो इधर एक्स लिख दो, पी वाई में पता है 9। फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 9 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 360 हो गया, इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स। तो ये 0 से 0 कटा तो कितना आ गया, 12x आ गया। क्यों, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 12 हमारे पास आंसर आ गया, 12 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। फाइन, अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बोलते हैं ना, साथ में अच्छे लगते हैं। तो ऐसे गुड्स जो साथ में साइमल्टेनियसली कंज्यूम किए जाते हैं। टी और कॉफी साथ में पीते हैं नहीं, कोको पेप्सी पीते हैं क्या, नहीं। राइस एंड वीट साथ में पीते हैं क्या, नहीं। खाते हैं क्या, शायद। नन ऑफ दीज, क्या होता है इसका आंसर, नन ऑफ दीज। इसमें से ऐसे कोई भी गुड्स नहीं जिसको साथ में खाना ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला हो। क्या एग्जाम्पल होता है इसका, इंक एंड पेन, कार एंड पेट्रोल। ये एग्जाम्पल्स होते तो हम टिक मार्क लगा देते, ये तो भाई उन्होंने सब्स्टिट्यूशन गुड्स वाले बता दिए। सो दैट इज वाई नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। तो जरूरी नहीं है कि नन ऑफ दीज दिया है मतलब ये तो होगा ही नहीं, इसी में से आंसर होगा, कुछ भी आंसर हो सकता है। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं स्टूडेंट्स। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड डैश विद एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो जब भी क्या होगा, डिमांड नॉर्मल गुड की बढ़ेगी घटेगी अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो, मतलब प्राइस इन द सेंस मेरी इनकम बढ़ रही है, तो मैं नॉर्मल गुड्स खरीदूंगी कि इंफीरियर गुड्स खरीदूंगी, बताओ सोचो। जब भी अगर मेरा साथ ऐसा हो रहा है तो हमेशा इंक्रीज होगा, बिकॉज नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, एक तरीके से बेटर लाइफस्टाइल, बेटर प्रोडक्ट्स को मैं परचेज करूंगी। तो अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करूंगी जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी, मतलब मैं नॉर्मल गुड्स की तरफ बढ़ूंगी। दैट इज वाई अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो जो नॉर्मल गुड्स है उसका भी जो है डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड लीड्स टू। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया तो मतलब मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन माय डिमांड। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है, यह होता है हमारे पास रिलेटेड गुड्स। फाइन, तो ये क्या होता है, चेंज इन डिमांड। और जब भी चेंज इन डिमांड होता है तो या तो राइटवर्ड होता है या लेफ्टवर्ड होता है, या इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होने वाले, यानी इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। क्लियर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर क्वेश्चन का नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेने को आपको खुद बोल दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। अब अभी तक समझ आ रहा है क्या, 15 में से कितने सही हो गए, पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ए बी एंड सी आर 3 कमोडिटीज, ओके, वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, वेयर ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, तो हमारे पास 3 गुड्स है। क्या बोल रहे हैं कि इसमें से ए और बी जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, साथ में यूज किए जा सकते हैं, और ए और सी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो वो हमसे सिचुएशन हमें दी गई हुई है कि विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए, अगर ए महंगा हो गया है ना, जैसे कि कार या पेट्रोल महंगा हो गया, तो बी का कंजम्पशन गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ए और सी सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो सी की डिमांड बढ़ जाएगी। सो व्हाट विल हैपन इज स्टूडेंट्स, द डिमांड फॉर कमोडिटी ए एंड बी विल फॉल। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, वहीं पे बी का भी डिमांड गिरेगा, वेयर इज द डिमांड फॉर सी विल
राइस, बिकॉज ए क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड मेरे लिए महंगा हो गया तो हम सस्ते की तरफ जाने वाले, दैट इज वाई ये वाला पूरा सिचुएशन बन के आ जाएगा. तो दैट इज वाई डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ए एंड बी विल फॉल, वेयर इज द डिमांड फॉर सी विल राइस. ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, इट्स इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनल बेस्ड है, इसमें आपको थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया 16th वाला क्वेश्चन, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं. सो व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, भैया ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया. इट इज नोन एज जॉइंट डिमांड, ऑल्टरनेट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या कंपोजिट डिमांड. अब दो को साथ में यूज कर रहे तो जॉइंट ही होगा ना भाई, सिंपल सी बात है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स. देयर विल बी अ डैश इन द डिमांड कर्व ऑफ अ कार विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. अगर प्राइस पेट्रोल महंगा हो गया तो भाई कार खरीदना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, तो मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? डिक्रीज इन डिमांड. फाइन, क्लियर? अब लोग बोलोगे मैम ये अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों नहीं होता? बिकॉज ये कब होता है? ये सिचुएशन में होता है जब चेंज इन डिमांड हो रहा है, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है. और क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? जब खुद की प्राइस की वजह से, ओन प्राइस की वजह से हमारी खुद की नैया डूब जाती है. इधर तो किसी और की वजह से डूब रही है, मतलब रिलेटेड गुड्स के बारे में या दूसरे फैक्टर्स की वजह से, दैट इज वाई लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होता है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज होने वाला है, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट है. ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, भले ही बस 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी नहीं बनेगा. सो दैट इज वाई ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं. डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक व्हेन, ओके, लेस इलास्टिक मतलब कि अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वांटिटी डिमांडेड पे, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं दिखेगा, मतलब कंज्यूमर इतना भी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है. सो द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस वुड बी ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्या बोल रहे हैं भाई? डिमांड फॉर गुड इज लेस इलास्टिक होगा तब जब हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन, मतलब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर? डन? क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड. मतलब थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ ना प्राइस तो इसको हम पोस्टपोन कर देंगे. तो यही महंगा है ना सब में. तो देखो मैच बॉक्स में इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो 5 रुपए की 10 रुपए की, मैं तो ये नहीं बोलूँगा ना मैच बॉक्स मत दो, बोलोगे दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है. एनसीईआरटी बुक्स में भी हमारी इन इलास्टिक डिमांड रहने वाली है. मेडिसिन में तो भैया इन इलास्टिक रहेगा, जितने की मिलेगी लेनी पड़ेगी. लेकिन एयर कंडीशनर्स में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, अगर वो महंगा मिल रहा तो मैं उसकी डिमांड को शिफ्ट कर सकती हूँ, बाद में परचेज कर सकती हूँ. सो दैट इज वाई ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो. पहले मैं साइड हो जाती हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लो. डन? ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स. ठीक है, हमने टोटल 20 क्वेश्चंस करे हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आती रहूंगी, है ना, इस सेशन से भी और आने वाले सेशन में भी आपको जुड़े रहना है. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बची है जहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल बने रहना है. होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की, तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक ऑलरेडी गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जाके आप जरूर चेक करिएगा. सीबीएसई के अलावा भी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे हमें नहीं फॉलो करना है, और भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना, देन व्हाट्सएप. यू हैव टू फॉलो एवरीवेयर ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.